भाई ने बहुत मेहनत करी है इस वीडियो को बनाने और मनमोहन सिंह जी की इमेज को क्लीन करने। उसको मैं धीरे धीरे एक्सपोज करूंगा। जिस टाइम की हम बात करने जा रहे हैं ये टाइम था 1990 का। अब इस टाइम पे इंडिया के जो जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो थे ना, सिंपल भाषा में जो इंडिया का दूसरे देशों के साथ रिश्ता था वो अच्छा नहीं था कोई खास। पड़ोस में हमारे पाकिस्तान कंट्री था जिससे हमने ऑलरेडी 3 वॉर लड़ लिए थे छोटे मोटे मिला के। बगल में चाइना था, उससे भी हमने 2 वॉर लड़ रखे हैं। और जो बड़े बड़े कंट्रीज थे पैसे वाले इन्फ्लुएंशियल जैसे कि यूएसए, वो ऑलरेडी इंडिया के फेवर में नहीं थे, इंडिया के एलाई नहीं थे। उल्टा वो पाकिस्तान जैसे कंट्री के सपोर्ट में थे जिससे इंडिया की लड़ाई होती थी यूजुअली। अब यहाँ शायद आपको लगे कि भाई एक नाम सामने आता है वो है रशिया, कि रशिया तो हमेशा इंडिया के सपोर्ट में रहता था। कुछ ही साल पहले जब 1971-72 में बांग्लादेश को आजाद कराया गया था उस टाइम रशिया हमारे साथ खड़ा था सीधे सीधे, तो वो कहाँ गया। लेकिन यही चीज है, यही कहानी है जो मेरे को आपको बतानी है, क्योंकि जब भी स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी की बातें आती हैं तो ये तो सबको पता होता है कि भाई लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी इंडिया की करी थी उन्होंने, इंडिया की इकोनॉमी में बहुत हेल्प करी थी। लेकिन एग्जैक्टली बिल्कुल सिंपल शब्दों में किया क्या एग्जैक्टली वो जानना जरूरी है, और वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वैसे तो ये जो इकोनॉमी की चीजें होती है ना ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, पर मैं आपको बहुत ही सिंपल और सादी देसी लैंग्वेज में बताऊंगा। ये बिल्कुल सही बात है कि रशिया जो है वो इंडिया के लिए हमेशा खड़ा रहता था। उस टाइम पे सोवियत यूनियन होता था तो सोवियत यूनियन खड़ा रहता था। लेकिन बात यह है कि 1990 में जब हमारे देश की इकोनॉमी क्रैश कर रही थी और इंडिया की हालत खराब थी, उस टाइम ही एग्जैक्टली 1990 में सोवियत यूनियन का फॉल हुआ था। सोवियत यूनियन खुद क्रैश कर गया था, उसकी भी फाइनेंशियल हालत बहुत बेकार हो गई थी ऐसा मान सकते हो। तो वो इंडिया की हेल्प तो क्या करता जब वो खुद की ही हेल्प नहीं कर पाया। तो इंडिया के पास ओवरऑल कंट्रीज को देखा जाए तो कोई खास सपोर्ट सिस्टम था नहीं, इंडिया अकेला ही खड़ा था ऑलमोस्ट। अब 1991 1990 के आसपास जो हमारे देश की हालत खराब हुई, ये हालत जो है वो 1980 के आसपास से होनी शुरू हो गई थी। पहले आप ये समझो कि दो देशों के बीच में या डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है। कुछ हम इंपोर्ट करते हैं जो हमें जरूरत है, कुछ हम एक्सपोर्ट करते हैं जो और कंट्रीज को जरूरत होगी। अब जैसे ही हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो हमें मिलते हैं डॉलर्स, या फिर हमें डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ती है। उस टाइम पे मैक्सिमम डॉलर्स में ही ट्रेड होता था। अब तो फिर भी कोशिश की जा रही है कि भाई अलग अलग करेंसी में करा जाए ताकि डॉलर पर डिपेंड ना रहना पड़े, लेकिन उस टाइम डॉलर ही चलता था। अगर आप कुछ बेचोगे तो आपको डॉलर्स मिलेंगे, और आप कुछ खरीदोगे तो आपको डॉलर्स देने पड़ेंगे। अब ये डॉलर्स देने के लिए आपके फॉरेन रिजर्व्स में डॉलर होने भी चाहिए। लेकिन दिक्कत ये थी कि इंडिया कुछ खास एक्सपोर्ट करता ही नहीं था। एक्सपोर्ट के नाम पे हम बस एग्रीकल्चर में जो दाल आटा चावल ये सारी चीजें होती हैं ये एक्सपोर्ट करते थे, वो भी बड़ी लिमिटेड गिनती में, और उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होती थी क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन तो हमेशा से ही बहुत ज्यादा रही है, तो हमें खुद के खाने के लिए ही बहुत कुछ चाहिए। और कुछ छोटी मोटी चीजें थी। एक और इम्पोर्टेंट चीज थी जिससे हमें डॉलर्स मिल जाते थे, और वो था कि हमारे लोग होते थे जो गल्फ कंट्रीज जहाँ पे कच्चा तेल वगैरह निकलता है वहां पे जाके काम करा करते थे। अब काम भी क्या करते थे, बेचारे मजदूरी करते थे मोस्ट ऑफ द लोग जो थे, लेकिन वो अपनी फैमिलीज को पैसे भेजने के लिए या किसी और पर्पस के लिए वहां से पैसे भेजते थे। उसको रेमिटेंस बोल दिया जाता है। तो ये रेमिटेंस जो आता था ये मोस्टली डॉलर्स के रूप में आता था। इससे हमारे थोड़े फॉरेन रिजर्व्स में हेल्प होती थी। तो ऐसी कुछ कुछ चीजें थी जिनसे हमारे फॉरेन रिजर्व्स मैनेज हो रहे थे। लेकिन 1980 के बाद में हालत खराब होनी शुरू हो गई, और 90 आने तक बहुत ही गंदे तरीके से हालत खराब हो गई थी। अब 1990 में जो लड़खड़ाता हुआ इंडिया था, हमारे देश पे लड़खड़ाती हुई टांगों पे लात और पड़नी शुरू हो गई। कैसे? पहला तो मैंने आपको बता ही दिया कि सोवियत यूनियन का फॉल हो गया जिससे हमारी गहरी दोस्ती है उसका फॉल हो गया। दूसरा, सद्दाम हुसैन साहब ने कुवैत पे अटैक कर दिया, मतलब उसे कब्जा करने के लिए, इन्वेजन के लिए। पिक्चर भी देखी होगी आपने एयरलिफ्ट, ये उसी टाइम की बात है। 1990 में अगस्त के टाइम में ये अटैक हुआ और इससे सिचुएशन और ज्यादा गंदी हो गई। और ये लात क्यों कह रहा हूं मैं, ये इसलिए क्योंकि हमारे देश को कच्चे तेल की जरूरत थी। अब कच्चा तेल जो हमारा आता था उसका 40% जो मात्रा थी वो आती ही इराक और कुवैत इन दोनों कंट्रीज से थी। बाकी कंट्रीज से भी आती हो तब भी फर्क पड़ेगा, अगर कहीं भी अनस्टेबिलिटी हो रही है तो फर्क तो पड़ेगा। लेकिन हमारी तो आ ही उन दोनों कंट्रीज से रही है जो आपस में लड़ बैठे। अब अटैक हुआ है तो वाजिब सी बात है कि जो कच्चा तेल है उसके प्राइस ऊपर जाएंगे। ये तो सिंपल डिमांड एंड सप्लाई की कहानी है। सप्लाई कम हो गई तो पैसे ऊपर जाने ही जाने हैं। यार वापस आता है टॉपिक पे। जब मिडिल ईस्ट की सिचुएशन अच्छी नहीं थी और वहां पे वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो रही थी तो ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाने तय थे। अब गल्फ कंट्रीज कह रहे थे कि भाई जो हम एक बैरल जो कच्चा तेल दे रहे थे वो $17 का दे रहे थे, अब हम उसे $36 का देंगे क्योंकि सप्लाई कम है। अब $36 सीधे सीधे $17 के 2 गुना से भी ज्यादा हो गए। अब ऐसी सिचुएशन में इंडिया सोच रहा है कि भाई यहाँ तो $17 देने के पैसे नहीं पूरे हो रहे, 36 हम कहाँ से देंगे। मार्च 1991 तक इंडिया की हालत इतनी खस्ता हो गई कि इंडिया के पास सिर्फ 3 हफ्ते के फॉरेन रिजर्व्स बचे थे। मतलब 3 हफ्ते हम और थोड़ा बहुत जो हमें जरूरी सामान होता है उसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके बाद हमारे पास डॉलर्स या पैसे वैसे नहीं है।
अब इसमें मैं एक और चीज बता देता हूँ आपको कि जब जब ऐसे कोई देश इतनी गंदी हालत में आता है ना, तो यूजुअली अगर थोड़ा हिस्ट्री को तवज्जो दी जाए तो सबसे पहले जो चीज होती है ना देश में, वो होती है केओस, मतलब लड़ाई झगड़े। और जो पावर में लोग होते हैं ना, वो डिक्टेटरशिप ले आते हैं देश में। नॉर्थ कोरिया में भी ऐसा सीन बना था, और सीन बनने के बाद में यह हालत हो गई नॉर्थ कोरिया की। तो कहीं ना कहीं हमें अपने पॉलिटिशियंस को, अक्सर हम पॉलिटिशियंस को गाली देते हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिशियंस को हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए उनके डिसीजंस का। अगर डिक्टेटरशिप नहीं भी आती है ना, तब भी जो बड़े बड़े देश होते हैं जिनके पास पैसा बहुत है, इन्फ्लुएंशियल है, तो वो ऐसे देश को जो ऑलरेडी बहुत जूझ रहा हो या दिवालिया घोषित होने वाला हो, तो उसका फायदा बहुत उठाते हैं, उसे कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं। पर हमारे पॉलिटिशियंस ने काफी स्ट्रॉन्ग और अच्छे डिसीजंस लिए, तभी हम आप ये वीडियो में अच्छे से बातें कर पा रहे हैं और अच्छी थोड़ी लाइफ एंजॉय कर पाते हैं। खैर, जब हालत इतनी खस्ता थी, इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स खत्म होने की कगार पे थे, तो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तब इन्हें एक आदमी की याद आई जो कहीं दूर बैठा था, जनेवा में, स्विट्जरलैंड में। एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है साउथ कमीशन, उसके सेक्रेटरी जनरल थे ये मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने पहले एक प्रॉब्लम क्रिएट की, उसके बाद उसका सॉल्यूशन लेके आए। आपको क्या लगता है मनमोहन सिंह 1991 में आए हैं? नहीं भाई। पहले मनमोहन सिंह को इंडिया बुलाया गया, पहले उन्हें फाइनेंशियल एडवाइजर बनाया गया पीवी नरसिम्हा राव का। उसके बाद कुछ ही महीनों बाद उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री पकड़ा दी गई और मनमोहन सिंह देश के फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। अब इस सिचुएशन में मनमोहन सिंह को यह पता था कि अब जो हमें इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकलना है, तो हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ेंगे। देश में प्रोटेस्ट भी हो सकते हैं, देश गुस्सा भी हो सकता है, और आपकी सरकार भी गिर सकती है। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव का फ्री हैंड था मनमोहन सिंह के लिए कि आपको जो डिसीजंस लेने हैं आप ले सकते हो, आप आराम से बैठ के प्लान बनाओ और इम्प्लीमेंट करो। प्लान्स रेडी करे गए, और जो सबसे पहला प्लान था मनमोहन सिंह गवर्नमेंट का, वो था कि इंडियन रुपी को, जो हमारी करेंसी है, उसको डीवैल्यू करा जाए। मतलब उस टाइम पे $1 जो है वो 21 रुपए के बराबर होता था, तो उसकी वैल्यू गिरा के उसको 26 रुपए तक लेके जाना है। अब आप सोचोगे कि भाई ये कैसा स्टेप है, अपनी ही करेंसी को कमजोर करके क्या फायदा होगा, लेकिन ये एक स्मार्ट स्टेप होता है। कई नहीं भाई, दिवस को स्वतंत्र हुए कितने वर्ष हुए थे, और कांग्रेस ने तब तक कितने वर्ष वहां प्रशासन किया था? तो उस कंडीशन में तो क्यों राष्ट्र अपने दम पर एक निर्णय नहीं ले पा रहा था? यह चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के। कई बार जब आपको अपने देश के एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हो, सिंपल मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो कोई यूएसए में बंदा बैठा हुआ है, कोई बिजनेसमैन, उसके पास $1 है, और $1 जो है वो 50 रुपए के बराबर है। अब 50 रुपए से आपको 5 किलो आलू मिल जाएंगे, उसको आलू चाहिए लेट्स सपोज। अब अगर इंडिया की जो रुपये की वैल्यू है वो गिरा के 75 कर दी जाए, मतलब $1 जो है वो 75 रुपए के बराबर है, तो कहने को तो हमारी करेंसी गिरी है, लेकिन जो बंदा यूएसए में बैठा है वो शायद 5 किलो आलू लेने में इंटरेस्टेड नहीं था। उसको था कि भाई बाद में ले लूंगा, अभी जरूरत नहीं है। लेकिन अब उसे 7.5 किलो आलू मिल जाएंगे 10 रुपए के भाव से। अब उसके लेने की जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे कि भाई सस्ते में मिल रहा है, तो इससे इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा। अब अगर कोई इंडिया से आलू खरीदेगा या कोई भी सामान खरीदेगा, तो वो पेमेंट डॉलर्स में करेगा। पेमेंट डॉलर्स में करेगा तो इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स जो है वो स्ट्रांग होंगे। इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स स्ट्रांग होंगे, इंडिया के पास डॉलर्स होंगे, तो जो जरूरी चीजें हैं जो हमें अपने देश के लिए इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, हम वो खरीद पाएंगे तो इंडिया में महंगाई कम होगी। तो सब कुछ रिलेटेड होता है। तो पहली बार इंडिया का जो रुपया है उसको डीवैल्यू करा 1 जुलाई को। $1 से 21 रुपए होते थे, उसको $1 से 23 रुपए कर दिया गया। फिर दूसरी बार 3 जुलाई को दोबारा डीवैल्यू करा गया और इसको $1 में 26 रुपए कर दिया गया। अब आप मनमोहन सिंह के स्ट्रॉन्ग डिसीजंस को देखो कि 1 जुलाई को तो करेंसी को डीवैल्यू करा ही करा, फिर 3 जुलाई को करा, और 3 जुलाई को ही एक और डिसीजन लिया गया। डिसीजन ये था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो गोल्ड पड़ा हुआ है, हम उसको गिरवी रखेंगे बैंक ऑफ इंग्लैंड को और बैंक ऑफ जापान को, और वहां से हम थोड़ा सा डॉलर्स उठाएंगे। अब ये बात मनमोहन सिंह को बहुत अच्छे से पता थी कि जब हम ये गोल्ड गिरवी रख रहे होंगे, तो इंडिया की जो जनता है वो गोल्ड के लिए, सोने के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है। एक तरह से हमारे लिए ऐसा हो जाता है जैसे फिल्मों में हमने देखा है कि मंगलसूत्र गिरवी रख दिया, तो उस तरीके से हम इंडिया का जो गोल्ड है उसको गिरवी रख रहे थे। लेकिन हमारी मजबूरी थी, और मनमोहन सिंह ने भी इस पे काफी दुख जताया कि ऐसा करना पड़ रहा था। ये एक तरीके की सफरिंग ही थी। अब आप पेनफुल्ली मजे की बात देखो कि 3 जुलाई को ट्रक में भर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 47 टन गोल्ड जो एयरपोर्ट ले जाया जा रहा था, ताकि वो बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान तक ले जाया जा सके, वो ट्रक जिसमें ये जा रहा था सोना, उसका भी टायर फट गया या टायर पंचर हो गया। और आपको शायद सुन के लगेगा कि भाई ये कैसी मजाक कर रहा है तू, लेकिन ये मजाक नहीं है, ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। जब प्रॉब्लम्स आती हैं किसी के ऊपर तो एक साथ ही आती हैं सारी। अब आप इमेजिन करके देखो कि ऐसी सिचुएशन में इंडिया है कि भाई टायर के ट्रक ही फट जा रहे हैं, जिससे देश की इकोनॉमी को रिवाइव करने
करने की कोशिश करी जा सकती है। ऐसी सिचुएशन में कोई पीवी नरसिम्हा राव से सवाल पूछ रहा है मीडिया पर्सन कि आप सद्दाम हुसैन के अटैक के बारे में क्या सोचते हैं या गल्फ कंट्रीज के बारे में, तो इंसान का रिएक्शन क्या होगा? ये गोल्ड गिरवी रखने के बाद $400 मिलियन जुटाए गए किसी तरीके से। खैर ये जो गोल्ड है वो वापस आ चुका है। इनफैक्ट आज तो सिचुएशन इंडिया की ऊपर वाले की दुआ से काफी अच्छी है। अभी 2024 में ही 1 मैट्रिक टन गोल्ड जो है वो इंडिया आया है बैंक ऑफ इंग्लैंड से, और पहले तो 47 टन हमें खुद ही गिरवी रखना पड़ गया था। अब ये कुछ मेजर स्टेप लेने के बाद इंडिया अपने टांगों पे थोड़ा थोड़ा खड़ा तो हो रहा था, लेकिन इससे इकोनॉमी जो है वो वापस खड़ी नहीं होने वाली थी। उसके लिए और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने की जरूरत थी, और उनमें से एक बड़ा डिसीजन जो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने लिया वो था लाइसेंस राज को खत्म करना। 1991 के टाइम पे जब तक ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं हुए मनमोहन सिंह द्वारा, तब तक इंडिया एक ऐसा देश था जहां पे कोई भी जो कंपनी है वो सबसे लास्ट में सोचेगी कि भाई हाँ इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस और जो फालतू की डॉक्यूमेंटेशन होती है वो बहुत ज्यादा थी। मतलब आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि बजाज के उस टाइम स्कूटर्स बहुत बिकते थे, तो वो टाइम ऐसा था कि बजाज कितने स्कूटर्स बनाएगा इस पे भी लिमिट थी। बजाज जो कंपनी है वो स्कूटर्स के अलावा कुछ नहीं बना सकता, सिर्फ स्कूटर बना रहा है तो वही बनाएगा। थोड़ी सी भी गिनती बढ़ा दी स्कूटर्स की तो कोर्ट केस हो जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी। सिचुएशन इतनी गंदी थी कि बजाज का चेतक का स्कूटर आपने सुना होगा, उसको लेने के लिए 10-10 साल की वेटिंग हुआ करती थी। 10-10 साल। 1991 के जो रिफॉर्म्स आए उसमें मनमोहन सिंह ने सीधे सीधे लाइसेंस राज को खत्म कर दिया। मतलब आप कितने स्कूटर बना रहे हो आपकी मर्जी, आपको क्या बनाना है आपकी मर्जी, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फालतू की जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन थी जिसपे करप्शन बहुत ज़्यादा था, हर जगह घूस देनी पड़ सकती है, आपने अगर कुछ भी उल्टा सीधा कर दिया तो आपको कोर्ट केसेस झेलने पड़े, आपने अगर कुछ उनकी बातें नहीं मानी ब्यूरोक्रेट्स की तो आपके ऊपर कोर्ट केस हो जाएगा, फिर आप कोर्ट में लटके रहो कई कई साल तक। ये सारी चीज़ें एक झटके में मनमोहन सिंह ने खत्म कर दिया। इससे 2 फायदे हुए। पहले तो ये कि इंडिया की जो कंपनीज थी उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग तेज कर दी। जब लिमिटेशंस नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़िया तरीके से करो। दूसरा, जो बाहर जो कंपनीज थी वो इंडिया आने लग गई थी। अब कंपटीशन बढ़ गया तो आपको परफॉर्म अच्छा करना पड़ेगा। और भी फायदे थे, सिर्फ 2 नहीं थे। जैसे और जो कंपनीज हैं जैसे इन्फोसिस, तो इन्फोसिस ऐसी कंपनीज इंडिया के बाहर जाने लग गई थी, अपना एक्सपेंशन करने लग गई थी, और बाहर यूएसए जैसे मार्केट में जाके मतलब ऑफर करते थे कि भाई हमारे लड़के बहुत अच्छे हैं, आप हमसे काम कराओ, जो भी आपको सर्विस चाहिए, आप वहाँ मोटे मोटे डॉलर से पैसे खर्च कर रहे हो, हमारे लड़के बहुत सस्ते में कर देंगे। और ऐसी ऐसी कंपनीज जो है या तो इंडिया के बाहर जाने लग गई या इंडिया के अंदर जो बाहर की कंपनीज आने लग गई। इनसे इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको बहुत तेजी से एकदम पुश मिल गया। टीवी पे जो आप सोनी के चैनल्स देखते हो, बहुत सारी चीजें देखते हो, ये सब उसी रिफॉर्म्स का ही नतीजा है। फिर कुछ और मेजर चेंजेस करे गए। जैसे इंडिया में उस टाइम रूल था कि बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास पैसा होता है वो इंडियन कंपनीज में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो 40% से ज्यादा हिस्सा जो है वो बाहर के लोगों के कंट्रोल में नहीं जा सकता। उसे बढ़ा के 51% करा गया ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ सके। इन सारे रिफॉर्म्स के बाद एकदम से तो इंडिया की ग्रोथ नहीं होनी थी। 1991 से लेकर 1992 का जो ईयर था उसमें जो इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ हुई वो सिर्फ 1.1% हुई। मतलब ये बहुत ज्यादा कम है, ये काफी अलर्ट मोड वाली ग्रोथ है। उसके बाद लेकिन 1-2 साल जब गुजरे उसके बाद इंडिया की जो ग्रोथ है वो तेजी से एस्केलेट करने लग गई, चढ़ने लग गई। धीरे धीरे 1-2 सालों में ही इंडिया की जो ग्रोथ है जीडीपी की वो 5.6% पहुंच गई। उसके बाद फिर इंडिया ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हालांकि बीच में काफी बार ऐसे हर्डल्स आए, चीजें खराब हुई, लेकिन इंडिया ने ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो ज्यादा ही अच्छा टैकल करा और कंट्रीज के कंपैरिजन में। 1996 तक मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर रहे और इंडिया की जो ग्रोथ है वो अच्छे खासे स्केल पे चलती रही। हालांकि जो इंडिया का बाकी का पॉलिटिक्स था वो काफी ऊपर नीचे हो रहा था और 1996 में कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है वो गिर गई और मनमोहन सिंह जो है वो अपोजिशन में आ गए, अपोजिशन के लीडर बन गए। और फिर 2004 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट वापस आई तो सरप्राइजिंगली मनमोहन सिंह जी को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। उसके बाद काफी सारी चीजें हुई जिसमें कई लोग शायद उसे क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, पर ऐसी भी चीजें हुई जिसमें मनमोहन सिंह ने बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर भी अच्छा परफॉर्म किया। जैसे 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस थे, पूरी दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रही थी और मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने बड़ा स्मूथली उस फाइनेंशियल क्राइसिस को क्रॉस कर दिया अपनी एबिलिटीज के साथ। मनमोहन सिंह के नॉलेज और स्टेप्स लेने की वजह से जितना असर बाकी के कंट्रीज पे पड़ा उसके कंपैरिजन में इंडिया पे काफी कम असर पड़ा। खैर ये छोटी सी और बड़ी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की जो लेगेसी है वो बहुत अच्छी थी। लेगेसी होती है कि आप क्या छोड़कर जा रहे हैं, आपको राष्ट्र या समाज कैसे याद करेगा, इस पर आपका नियंत्रण नहीं होता। आपके कह देने मात्र से उस तरह के लोग सोचने नहीं लगेंगे। वो सदैव ही आपकी लेगेसी जो भी रही हो, इट विल ऑलवेज बी वेड इन टर्म्स ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव यू ब्रॉट टू द टेबल। यह नहीं कि मनमोहन सिंह थे, उनका सीवी भले ही 1.5 किलोमीटर लंबी हो, उससे क्या, मनमोहन सिंह ने देश को किस गड्ढे में डाला है
हमें उससे मतलब है। और हम मनमोहन सिंह की लेगेसी को यूपीए 1 और यूपीए 2 की लेगेसी के रूप में जानते हैं, जिसमें 9 बहुत बड़े स्कैम हुए। छोटे स्कैम की बात ही मत करो। अगर आपकी पॉलिसी उतनी स्कूड अप पॉलिसी नहीं होती 70 में, तो हम 90 में उस जगह पहुंचते ही नहीं। आपको भीख मांगना पड़ रहा था मनमोहन सिंह की नीतियों के कारण। भारत की स्थिति बिल्कुल वैसी कर दी जो अभी पाकिस्तान की है, जो अभी आईएमएफ से लोन लेने के लिए बिलबिला रहा है, 1 बिलियन दे दो, 2 बिलियन दे दो। तो क्या आप ऐसे प्रधानमंत्री या इमरान खान को महान प्रधानमंत्री मान? कुछ ऐसा ही 1991 में हुआ था। पहले गड्ढा खोद दो, उसके बाद लोन लेकर 1 टेलर मिट्टी डाल दो और गड्ढे को भर दो और उस पर एक पौधा लगा दो। अब ये बताओ, वो पहले सपाट भूमि थी, इसका कौन हिसाब देगा? इसका कारण कौन है? मैं कहता हूं, जब लेगेसी की बात होती है ना, तो लेगेसी में ये सारी बातें आएंगी।